प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विरोध में बहस था। प्रतिवादी 1 था 3 उत्तर प्रदेश सरकार सचिव और कमिश्नरेट जिलाधिकारी द्वारा जो आया है उस पर उनका एक आपत्ति आया है कि हम लोगों को आदेशित किया जाए, स्पष्ट आदेश किया जाए कि कौन जाएगा ताला तोड़वाने, चाबी कहाँ है, कैसे इसका आदेश स्पष्ट कर दिया जाए। स्पष्ट आदेश के लिए मांग की गई है। आज वो जो बाधा थी वो उसको लिए आप लोगों ने बात किया जज साहब से, कहा कि जो वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है या हाँ, इसी पर मेरा आपत्ति है। बात क्या करना है, इसी पर मैंने प्रार्थना पत्र दिया हूँ। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति आ गई है और उन्होंने स्पष्ट आदेश के लिए मांग किया। पक्षों की सुनवाई पूर्ण नहीं हुई है, अतः न्यायालय ने कल के लिए समय सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है। 100 दिन का समय मांग रहे थे, ऐसी भी बात थी क्या? क्या बात? नहीं, 100 दिन का समय नहीं, ये सब गलत बात है। कहीं 100 दिन का समय नहीं, वो चाह रहे थे कि थोड़ा समय मिले, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, कल सुनवाई करके इस पर हम आदेश निर्णय ले लेंगे। कल कितने बजे से सुनवाई? कल वही 2 बजे सुनवाई। अच्छा, जो पक्ष रखने की बात है, लगातार जो मुस्लिम पक्ष है, जो प्रतिवादी पक्ष है, वो ये कह रहा है कि वकील कमिश्नर को बदला जाए। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा था कि जोरदार बहस उधर से चल रही थी, आप लोग की तरफ से थोड़ा हल्का मामला क्या? जोरदार बहस नहीं, केवल कथा उनके तरफ से कहा जाए, निरर्थक बहस केवल समय लिंगर किया गया, कहीं कुछ नहीं था। वो समय खींचते चले गए, जो कि तथ्यों से परे वो सारे आरोप उनके लग रहे थे। तो कल एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी और कल तक का इंतजार करना होगा। 2 बजे का वक्त होगा और कल की सुनवाई के बाद फैसला सामने आएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। कल फिर से दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। आज की सुनवाई समाप्त हो गई, कल फिर दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। और खबर यह आ रही है कि मुस्लिम पक्ष ने थोड़ा समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, कल फिर से सुनवाई करेंगे और फैसला सुना देंगे। अपना जो कहना है वो आपके सामने रख देंगे। तो कोर्ट ने कल फिर से सुनवाई की तारीख दी है। कल फिर से दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार मंदिर मामले में। बड़ी खबर वाराणसी से, और ज्यादा हम जानकारी हासिल करेंगे अभी अधिवक्ताओं से जो कि अंदर पक्ष रख रहे थे, उनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता नीतीश पांडे, जब वो पक्ष रख के बाहर आ रहे थे। तो देखिए आप, ये तस्वीरें वाराणसी से लाइव इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कोर्ट कमिश्नर पर कल फैसला सुनाएगा कोर्ट। कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, और इस पर कल कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। और समय की भी मांग कर रहा है कोर्ट, प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष, लेकिन उसके लिए इनकार कर दिया कोर्ट ने। और कल दोपहर 2 बजे का वक्त दिया है सुनवाई के लिए और कल ही कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। सीधा वाराणसी चलते हैं, सीधा बगैर वक्त गंवाए नीतीश पांडे के पास चलते हैं, जो कि सारी सुनवाई को कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर क्या है आपके पास, सबसे बड़ा अपडेट क्या है नीतीश? राजेंद्र जी, सबसे बड़ा अपडेट, सुनवाई अब कल होगी। आज इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं और इन दलीलों के बाद जो कोर्ट का निर्णय सुनिश्चित करने के लिए मुझे सहयोग करवाया जाए। इसके बाबत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उन्होंने एक आपत्ति एडजमेंट मांगा कि इसकी सुनवाई मैं कल के लिए करूंगा। तो कल कितने बजे सुनवाई होगी? यही समय रहेगा। अब न्यायालय द्वारा 2 बजे तय हो जाती है। तो कोर्ट कमिश्नर की जो बात बदलने की थी वो क्या? यह कल पर आदेश होगा। मतलब सुनवाई कल सुनवाई हो गई पूरी की अभी? सुनवाई उनके तरफ से पूरी नहीं हुई है, उनके तरफ से एक कहना बाकी है कि वकील कमिश्नर की तरफ से सुनवाई हो चुकी है। संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया द्वारा समय मांगा गया कि इस पर मैं आज नहीं बता पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, हमको आपत्ति दाखिल करने का समय चाहिए। न्यायालय द्वारा कल के लिए समय दी गई। दौरान बहस दोनों पक्ष से बात उठाया गया कि माननीय अदालत, विपक्षी संख्या 4 की ओर से लिखित उठाया गया था कि माननीय न्यायालय स्वतः मौके पर चल करके कमीशन कार्रवाई कराए। तो हमारे तरफ से खुली समर्थन रही है, सबके तरफ समर्थन रही है और न्यायालय द्वारा मौखिक आदेश कहा भी गया, ऐसी स्थिति आई तो मैं मौके पर चल कमीशन कार्रवाई कराऊंगा। महाधिवक्ता के भी वहाँ पर मांग की गई है कि महाधिवक्ता भी आए, ऐसी भी मांग? कौन सी महाधिवक्ता है क्या, या फिर अगर उनके अधिवक्ता होते हैं सीनियर अधिवक्ता, महाधिवक्ता कहाँ से आ गए? तो इसके अलावा अगर बात करें तो कोर्ट में भी बात हुई कि भाई जो जज चले तो ये कहाँ? कोर्ट के चलने की बात अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपने वकील कमिश्नर के बदलने वाले प्रार्थना पत्र में, प्रेयर में कहा गया था कि न्यायालय स्वतः चल के कमीशन कार्रवाई करवा दे। उस पर हमने भी सहमति व्यक्त की, सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। अब माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक कहा गया कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी चल के करवा दूंगा।
जो चीज़ें जो तथ्य थे वकील साहब के, जो वहाँ पर जो प्लाट का जिनका जिक्र था, क्या उस प्लाट साधारण कमीशन में प्लाट नंबर नहीं देखे जाते हैं, बाद बिंदु स्थान देखे जाते हैं। कहाँ विवाद वहाँ देखेंगे, वहाँ से आँख से देखा हुआ चीज़ अवलोकन करके यहाँ रिपोर्ट देंगे। वो तो प्लाट कहाँ है, अराजी कहाँ है, पैमाइश कहाँ है, तो कमीशन जो सर्वे कमीशन होता है उसमें देखा जाता है। जो स्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हुई थी आप लोगों ने उसका भी जिक्र किया कि वहाँ अंदर बहस में कुछ जिक्र बाकी नहीं होता है, सारी बातें रखी जाती है, बड़ी मजबूती से रखी जाती है, वह पक्ष रखती है। तो अब वकील साहब क्यों नहीं होगा? वकील साहब रोका नहीं गया है। उन्होंने कमिश्नर पर अविश्वास करके कमिश्नर चेंज करने की बात कही है। ये रुका थोड़े है, आदेश ये है, आदेश प्रिवेल कर रहा, आदेश होगा पूरा काम। वकील साहब, आज कमिश्नर अपना जो जितना सर्वे किया है आज वो भी डेट थी, तो क्या कमिश्नर भी, वकील कमिश्नर भी वहाँ पहुँचे? हाँ, वकील कमिश्नर थे। उन्होंने क्या पक्ष अपनी बात उन्होंने कही, उन्होंने अपनी बात मौखिक कही, कोई लिखित बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही थी और न्यायालय का आदेश के अनुपालन में कार्रवाई कर रहे थे, मैं कोई गलत काम नहीं किया, किसी को प्रभाव नहीं किया। तो इस पर कोर्ट का क्या रहा, रुख क्या रहा? कोर्ट का रुख थोड़े हम लोग देखते हैं, कोर्ट के आदेश देखते हैं, हम लोग रुख नहीं देखते। क्योंकि मौखिक बात उन्होंने की, मौखिक कह दी, आवश्यकता समझूंगा तो मौके पर चलूंगा। तो कोर्ट का इतना कहना कम नहीं है, अगर मौके पर चले जाएंगे तो पटाक्षेप हो जाएगा, हो जाती। तो राजेंद्र जी, ये जो अधिवक्ता हैं ये हिंदू पक्ष के हैं और इनका ये कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के साथ ये भी कहा कि कोर्ट के जो जज हैं वो भी इस मसले पर जा सकते हैं। तो अगर कहा कोर्ट इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ये कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी मौके पर चलूंगा। लेकिन अभी का अपडेट आपको बता दूं कि आज सुनवाई टल गई है और कल ये सुनवाई 2 बजे से फिर होगी और इसके बाद कौन से तथ्य सामने आते हैं, कौन सा फैसला सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश, आपने बहुत वैसे विस्तार में बात की है, जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं और उनकी बात हमारे सारे दर्शकों ने लाइव देखी है। आपने उनसे जो सवाल पूछा और उन्होंने जो उत्तर दिया वो सब कुछ हमारे दर्शकों ने लाइव देखा है नीतीश, और ये बात बहुत साफ है कि कल दोपहर 2 बजे से इस मामले में फिर सुनवाई होगी और कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की जो मांग है उस पर भी कोर्ट कल अपना फैसला सुना देगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ये दोनों पक्ष एक जगह दिखाई दिए, एक बात पर दिखाई दिए, वो ये कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि कोर्ट खुद जाकर वहां पर कमीशन संपन्न कराए, तो इस पर हिंदू पक्ष भी सहमत था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नीतीश, क्या कहा गया, कैसे सहमति व्यक्त की गई, थोड़ा सा और विस्तार में बताएं। राजेंद्र जी, चूंकि मुस्लिम पक्ष की ये मांग थी कि इस पूरे मामले में कोर्ट खुद, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है वो खुद जाकर मौके पर वो चीज़ें जैसे कमीशन को कराएं, तो ऐसी स्थिति में हालांकि कोर्ट ने अभी कोई सहमति नहीं कही है, वो साफ तौर पे कोर्ट का ये कहना है कि अगर स्थिति ऐसी बनी, अगर ज़रूरत समझी गई तो मैं मौके पर भी चल सकूंगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हिंदू पक्ष देखें तो हिंदू पक्ष भी इस पूरे मसले पर तैयार दिखा। लेकिन इसके अगर इतर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर को लेकर जिस तरह से बदलने की बात थी, अभी इस मामले को लेकर अभी फैसला नहीं आया है, सुनवाई कल तक के लिए टली है और कल 2 बजे के बाद जब इस पर सुनवाई होगी तो ये देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। बिल्कुल, कल देखना होगा। तो ये माना जाए नीतीश के कल सुनवाई पूरी हो जाएगी और कल कोर्ट अपना फैसला दे देगा, जैसा कि अधिवक्ता की बात से ये संकेत मिल रहा था, ये माना जाए कि कल फैसला आ जाएगा। राजेंद्र जी, हम हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को सुन रहे थे तो उनके अनुसार अभी तक जो सुनवाई हुई है, जो पक्ष रखा गया है, इन पक्षों को आधार बनाकर कल तक शायद सुनवाई पूरी हो जाए। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कोर्ट के हाथ में है कि क्या कल इस मामले पर और भी सुनवाई होती है, कोई पक्ष रखे जाते हैं, कोर्ट किसी और भी मामले पर पक्ष रखने की बात कहते हैं, या फिर जो अब हिंदू पक्ष के लोग हैं वो अपनी कोई दलील पेश करते हैं, ये सारी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का अपडेट जो मैं पहले बता रहा हूं वो यही है कि सुनवाई कल तक के लिए टली है, कल 2 बजे के बाद इस मामले पर फैसला आएगा। अभी तक जिस तरह की बताए चर्चाएं तमाम थी, कोई कह रहा था कि कोर्ट कमिश्नर बदल दिया जाएगा, मुस्लिम पक्ष एकदम पूरी तरह से अपनी मांग पर अड़ा था कि कोर्ट कमिश्नर को बदलना ही है, वहीं हिंदू पक्ष कह रहा था कि कोर्ट कमिश्नर कहीं भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। और आज इस दलील में भी हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोर्ट कमिश्नर कहीं भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे हैं। और कोर्ट कमिश्नर भी, आपको बता दूं राजेंद्र जी, आज की इस बहस के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपना मौखिक बयान दिया है और कोर्ट को बताया है कि मैंने कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई पक्षपात नहीं किया है और कोर्ट ने इसे सुना है। तो अब कल 2 बजे के बाद के समय का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि 2 बजे के बाद कोर्ट का फैसला क्या होता है। राजेंद्र, ये इसमें एक बात और भी थी नीतीश, और वो ये कि हिंदू पक्ष ये भी कहने गया था कि
हमें अंदर जाने के जो आदेश है उसको स्पष्ट किया जाए। कमीशन किस इलाके में जाकर क्या वीडियोग्राफी करेगा, क्या सर्वे करेगा, वो एरिया भी स्पष्ट किया जाए। तो क्या इस बारे में भी कोई बात कही अधिवक्ता महोदय ने? राजन जी, अगर अधिवक्ता के बयान की बात कर ले तो अधिवक्ता का साफ तौर पे कहना है कि जब कमीशन जाता है तो उस स्थिति पर कोई प्लॉट का कोई मायने नहीं होता है। जो स्थिति जिस पर कमीशन का निर्णय डिसाइड होता है उस निर्णय के आधार पर जो कमीशन है वहाँ पर करता है। तो निर्णय यही था कि जो श्रृंगार गौरी हैं, श्रृंगार गौरी और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का कमीशन किया जाए, वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए। और इसके बाद जब कमीशन वहाँ पहुँचा तो कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर के बाद पक्षपात के आरोप लगे। पक्षपात के आरोप लगने के बाद अब उसी मामले की सुनवाई यहाँ पर की जा रही है और आज जो सुनवाई हुई है उसके बाद कल तक की तिथि दी गई है। कल 2 बजे का समय है और 2 बजे के बाद का इंतजार है कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेकर सामने आता है। अभी की बात कर लूँ तो हिंदू अधिवक्ताओं को हमने सुना, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं को हमने सुना है। उनका भी ये कहना है कि जोरदार बहस हुई है, अंदर जो बहस हुई वो जोरदार हुई, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा, अपना तथ्य रखा और उसके बाद अब जो फैसला है वो कब आएगा ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन और नीतीश, एक बात और भी है कि मुस्लिम पक्ष ने और थोड़ा ज्यादा समय मांगा था, मुस्लिम पक्ष ने और समय मांगा था लेकिन उसको देने से इनकार कर दिया कोर्ट ने और कल फिर से सुनवाई की बात कह दी। हाँ राजन जी, अगर बात करें तो यहाँ के जिस तरह का माहौल, जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की कि फिजा में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को कहीं कुछ दिनों के लिए टाला जाए, यानी थोड़ा दिन का समय मिले, थोड़े दिन का समय दिया जाए। अब ऐसी स्थिति के बाद अभी कल तक के लिए सुनवाई टाली गई है। अब देखना ये होगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब इस तरह की पूरी बहस होती है और बहस के बाद जो सारी चीज़ें सामने आती है तो उसके बाद अब जो अंतिम निर्णय होता है वो कोर्ट का होता है, वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न का निर्णय होगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला वो सुनाते हैं, किस तरह का फैसला सुनाते हैं। क्या कोर्ट कमिश्नर बदलते हैं या उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी चल सकता हूँ, तो क्या खुद सिविल जज सीनियर डिवीज़न मौके पर जाते हैं, ये सारी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन कल 2 बजे तक का इंतजार करना होगा और 2 बजे के बाद जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है आपने नीतीश, लेकिन ये लगभग 1.25 घंटे के आसपास सुनवाई चली है और ये कल फिर से दोपहर 2 बजे से जारी हो जाएगी और फिर से शुरू हो जाएगी कल दोपहर 2 बजे। और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता कह रहे हैं कि कल ही फैसला सुनाने की बात कही है सिविल जज सीनियर डिवीजन ने, लेकिन अब कल फैसला आता है या नहीं आता है तो कल स्पष्ट होगा। लेकिन नीतीश, मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कोई अपनी बात कह पाए हैं अभी तक सुनवाई समाप्त होने के बाद आज? राजन जी, अगर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं की बात करें तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभी ऊपर ही हैं, अभी कोर्ट के रूम के बाहर ही हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता बाहर आ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो बता रहे थे वो ये लगातार कह रहे हैं कि जो बहस हुई मुस्लिम पक्ष ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा, तमाम तरह की बातें। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से बातें आती हैं ज़मीन पर आने के बाद, कोर्ट रूम में तो अपनी बात होती है, लेकिन बाहर आके जो अधिवक्ताओं ने कहा कि वो कथा सुना रहे थे, तो कथा नहीं बल्कि अपने पक्ष को उन्होंने रखा और मजबूती से रखा। रखने के बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने भी अपने तथ्य मजबूती से रखे हैं। यानी कोर्ट रूम में आज इस मसले को लेकर जोरदार बहस हुई और इस जोरदार बहस के बाद कोर्ट ने अब कल 2 बजे का समय कहा कि कल 2 बजे के बाद एक बार फिर से इस मामले पर विचार करेंगे और करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग है और कोर्ट कमिश्नर भी आज प्रस्तुत हुए, और हालांकि लिखित रूप से नहीं लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से अपने बयान को दिया है। उन्होंने बताया कि मैं किसी भी स्तर पर कोई पक्षपात नहीं कर रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर पक्षपात के न करने की बात उन्होंने कही है तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। और आपको बताऊं जी, हिंदू अधिवक्ता हैं, हिंदू अधिवक्ताओं के साथ मुस्लिम अधिवक्ता जो थे वो आज पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त थे। मेरी बात हुई जब वो कोर्ट रूम में जा रहे थे, उसके पहले मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और मजबूती से रखने के साथ किसी भी कीमत पर जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको बदलने की मांग करेंगे। तो अब जो मांग है और जो बात है वो 2 स्थितियों पर आकर टिकती है राजेंद्र जी। एक कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदले जाते हैं या फिर जो अधिवक्ताओं की यानी मुस्लिम और हिंदू पक्ष के दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कहीं ना कहीं दबी जुबान की सहमति है कि खुद सिविल जज सीनियर डिवीजन की मौजूदगी में ये सर्वे कराया जाए। क्या ये संभव हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, हम एक बार कोर्ट का माहौल जरूर देखना चाहेंगे जब सुनवाई समाप्त हुई है। नीतीश, हम तस्वीरें देखना चाहेंगे कि फिलहाल इस वक्त वहां पर सिविल कोर्ट में क्या वातावरण है।
एक बार ज़रूर आप हमारे कैमरा पर्सन को कहें कि जब ये सुनवाई समाप्त हुई है तो इस वक्त वहाँ पर क्या तस्वीर है, हम ज़रूर देखना चाहेंगे। नीतीश। राजेंद्र जी हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो अधिवक्ता अंदर से निकल के आ रहे हैं, उनसे यहाँ पर जो मीडिया के कैमरे हैं वो उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं जो, और इसके आगे आप देखिए ये जो पीछे जो उनके अधिवक्ता लोग हैं, सबके मन में ये उत्सुकता है कि आखिर जो कोर्ट रूम में क्या हुआ है सबको जानने के लिए भी ये उत्सुकता है। इसके बाद जो अंदर की तस्वीरें, और थोड़ा अंदर हम जाते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो अधिवक्तागण हैं वो यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई देंगे, और ठीक आपको आगे जो लगी हुई भीड़ दिखाई देगी, वो वहाँ पर जो अधिवक्तागण आ रहे हैं उनके इंतज़ार में लोग खड़े हैं वो दिखाई देगी। तो आप देखिए ये सामने जो कोर्ट रूम का माहौल, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले जिस तरह से अधिवक्तागण जब अंदर से निकले तो उस वक्त बहुत आपाधापी की स्थिति हो गई। जो लोग हैं वो उनसे बात करने का प्रयास कर रहे थे और वो खुद भी बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन सब के बाद आखिर जब देखिए, ये देखिए जो आपको हम वो जगह दिखा रहे हैं राजेंद्र जी जहाँ पर ये सुनवाई हुई है, जहाँ से होकर वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न, ये लाल बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये लाल बिल्डिंग है, इसी के ऊपरी तल पर यहाँ पर ऊपर सुनवाई होती है और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं। आपको चारों ओर जो अधिवक्ता हैं उनकी भारी भीड़ दिखाई दे रही होगी, और इस भीड़ में हर अधिवक्ता के मन में ये है कि आखिर भीतर क्या हुआ है। कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत भी करना चाहेंगे। सर, आज जिस तरह से सुनवाई हो रही थी तो अधिवक्ताओं के मन में अब क्या है? अब तो बाहर जो कल तक के लिए फिर एक बार सुनवाई टली है 2 बजे तक। अब न्यायालय जो है कोर्ट कमीशन के संदर्भ में देखिए क्या करता है जो है। अब कोर्ट कमीशन तो जो है कि न्यायालय का रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरह से ना, तो उसको न्यायालय ही मानिए, न्यायालय उसके संदर्भ में बदलने का या तो करेगा या तो नहीं बदलेगा। उसको कोर्ट कमिश्नर ने अपनी पक्ष को रखा है, वो वादी को जो है उसने आपत्ति किया था। अब कल निर्णय होना है, मेन तो कोर्ट कमिश्नर को ही संदर्भ में कल फैसला आएगा कि पुनः सर्वे होगा कि नहीं होगा। जो है पुनः सर्वे को लेकर कोर्ट कमीशन को लेकर क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें कोर्ट के आदेश पर निर्भर कर रही हैं। लेकिन राजेंद्र जी ये देखिए, आपको हम थोड़ी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा और नज़दीक जाकर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये जो लाल बिल्डिंग है, यहीं आप देखिए, यहीं आपको ऊपर यहाँ पर फैसला सुनाया जाना है, और कल 2 बजे तक का समय है, और 2 बजे के बाद जो स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर जो कोर्ट है, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, उनका निर्णय क्या होता है। और इस पूरे मामले पर जो मुस्लिम अधिवक्ता हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर मुस्लिम अधिवक्ता जनों का क्या कहना है, इन लोगों से जानेंगे। सर, बहस हुई है जी? हाँ, आज बहस हुई है। तो कौन कौन सा पक्ष आप लोगों ने रखा, क्या क्या पक्ष? हम लोगों ने 56 पर जो आज रिजवाइंडर दिया गया था उस पर बहस हुई है, और एक एप्लीकेशन थी उस पर हमने अर्जेमेंट दिया था। बहस दोनों तरफ से हुई है। कोर्ट ने कहा है कि कल दोनों पर सुना जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने एक मांग और रखी कि स्वयं सिविल जज सीनियर डिवीज़न की मौजूदगी में दोनों आदमी ने रखा है, ये दोनों पक्षों ने। हाँ। तो जो सुना कि बड़ा जो मतलब जो बहस हुई अंदर कोर्ट रूम में, बड़ी जोरदार बहस आप लोगों ने की, तो कौन कौन से तथ्य आप लोगों ने रखे, किन किन बिंदुओं पर आपने उनके सारे जो वकील कमिश्नर ने जितना वहाँ किया था उन सारी बातों को हमने वहाँ रखा, और बहुत ही मुस्तैदी से रखा, टाइट होकर रखा। कुछ और अधिवक्ता जन हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है नीतीश, आ गई बात, बातचीत करके जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो पक्ष रखा। राजेंद्र जी आ गई बात, नीतीश आ गई। आपने दोनों ही पक्षों के वकीलों की बात भी हमारे दर्शकों को दिखा दी, और ये भी तय है कि कल कोर्ट कमिश्नर के मामले पर सिविल कोर्ट अपना फैसला दे सकता है, इसकी प्रचंड संभावना है। नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, गौरी श्रृंगार और श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से है। कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति मिलेगी। यूपी के मूल निवासी खिलाड़ियों को नियुक्ति देने का प्रस्ताव आज कैबिनेट ने पास कर दिया है। 9 विभागों में 24 पदों पर राजपत्रित अधिकारी के तौर पर नियुक्ति का प्रस्ताव पास हुआ है। बीडीओ के 4 पद, बीएससी के 1 पद, डीएसपी के 7 पदों पर नियुक्ति होगी। पैरालंपिक के विजेता खिलाड़ियों को भी नियुक्ति मिलेगी। 5 छोटे हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन के लिए एमओयू होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रबंधन अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र समझौता करेगा। हर एक एयरपोर्ट के लिए सरकार 7 करोड़ रुपए एएआई को मेंटेनेंस देगी। यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर एयरपोर्ट के लिए 7 करोड़ रुपए सरकार की ओर से मेंटेनेंस फीस दी जाएगी। 23 मई से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और नए एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा की नियुक्ति को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में
को बढ़ावा देने के लिए और उसमें उत्कृष्टता लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये प्रयास किया गया है। और 9 विभागों के 24 पद हैं, उसमें जो नियुक्तियाँ की जानी उसमें एक बात और जोड़ी गई है, पैरालंपिक्स जो खेल में भी लोग होंगे, विजेता होंगे, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पैरालंपिक्स मतलब हो कि दिव्यांगजन जो ऐसे होंगे उनको भी सम्मिलित किया गया है इसमें, जो है कि वो भी जो ऐसे जीत कर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। कि छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए संचालन एवं प्रबंधन उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे छोटे हवाई अड्डों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं म्योरपुर, सोनभद्र हवाई अड्डों के विकास, संचालन एवं प्रबंधन हेतु भारतीय नहीं ऐसा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए O&M एग्रीमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान कर दी गई। इसमें ये जो छोटे हवाई अड्डे हैं, इसको खास तौर से बढ़ावा देने के लिए इस पर पैसेंजर्स जो हैं, बाकायदा लोग जो हैं रुचि लेकर हवाई जहाज के माध्यम से चलें, इसलिए इन 7 हवाई अड्डों के 5 हवाई। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बड़ी खबर प्रयागराज से। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस खबर का इंतजार था, खासकर आजम खान के समर्थकों को और सपा समर्थकों को भी मंजूर कर ली गई है आजम खान की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में जमानत मिल गई है आजम खान को। बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त हमारे पास। आजम खान की जमानत मंजूर कर ली है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ये 87वें मामले में उनको जमानत मिल गई है। 86 मामले में पहले ही जमानत मिल रखी थी, ये 87वां मामला, जमानत अर्जी मंजूर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। बड़ी खबर और राहत भरी खबर आजम खान के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए। आजम खान को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 87 मामले अब हो चुके हैं जिसमें उनको जमानत मिल चुकी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से जौहर विश्वविद्यालय में शामिल कराने को लेकर यह मुकदमा है जिसमें आजम खान को जमानत मिल गई है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कोर्ट ने क्या कहा? जी बिल्कुल, आजम खान के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी उन्हें कुछ और दिन जेल में रहना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 3 स्कूलों की मान्यता फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे का वारंट भी सीतापुर की जेल में तामील कराया जा चुका है। तो आजम खान के लिए राहत भरी खबर है, उनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आजम खान के खिलाफ कुल 88 मुकदमे दर्ज हैं और अभी जो जमानत मिली है उसको मिलाकर के कुछ 87 मामलों में अब तक आजम खान को जमानत मिल चुकी है। 88वें मामले में वो अभी सीतापुर जेल में रहेंगे। 88वें मामले में उन्हें पहले निचली अदालत जाना होगा, वहां जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी और अगर वहां से जमानत नहीं मिलती है तो फिर से एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट आजम खान को आना होगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जेल से बाहर आने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान। लेकिन अगर यही मुकदमा 5 महीने पहले इस मामले में फैसला रिजर्व कर लिया गया था, 4 दिसंबर 2021 को जजमेंट रिजर्व हुआ था, लेकिन अदालत का फैसला 5 महीने के बाद आ रहा है और यही बात आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी गई थी, यानी 3 दिन पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था, अगर उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया होता तो आज आजम खान के सामने जेल से
रिहाई की नौबत आ गई होती, आजम खान इस मुकदमे में औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल से बाहर होते। जो नया मुकदमा जारी किया उनके ऊपर लिखा गया है, उस मामले में पुलिस उन्हें बाद में गिरफ्तार करती या तो वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते। तो आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़े विवाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। एक मुकदमा उनके ऊपर नया लिखा गया है और उस मुकदमे में वो जेल में ही रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है राजेंद्र जी। बिल्कुल 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 मोइन, इस खबर पर सबकी निगाह थी। इस खबर के लिए खासकर आजम खान उनके समर्थकों की निगाह लगी होगी कि वो ये मालूम करें कि आजम खान की जमानत पर क्या फैसला किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन जो आप दूसरी बात बता रहे हैं वो चिंताजनक आजम खान के सपोर्टर्स के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक मामले में उनका वारंट जो है उसको तामील करा दिया गया है सीतापुर जेल में। इसका मतलब ये कि अभी वो फिलहाल जेल में रहेंगे तब तक जब तक कि उस मामले में उनको जमानत न मिल जाए। बहरहाल मोइन, आज जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट की बात हम जरूर जानना चाहेंगे आपके जरिए। देखिए, ये अब आपको पहले इस पूरे मामले के बारे में बता देते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद था। अगस्त 2019 में इस मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लखनऊ के एक पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी की अर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और 2 दिन के बाद इस पूरे मामले को रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। रामपुर के अजीम नगर थाने में इस मामले की जांच हुई थी। आजम खान ने पिछले साल इस मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। पिछले साल 4 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, लेकिन तकरीबन 5 महीने तक जब इस मामले में अदालत का फैसला नहीं आया तो आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तल्ख टिप्पणी की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर नाराजगी जताई थी। कल यानी 11 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने थे। अदालत सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी से बचने के लिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। आजम खान को राहत दी है, आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, लेकिन चूंकि एक नया मुकदमा आजम खान के खिलाफ लिखा जा चुका है, उस मामले में आजम खान के खिलाफ जो वारंट जारी हुआ था उसे सीतापुर जेल में तामील भी कराया जा चुका है। इस वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जो बात आप कह रहे थे, जो सवाल आपका था कि किस आधार पर जमानत अर्जी मंजूर की गई, तो दोनों तरफ से, चाहे वो आजम खान की तरफ से हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो, लंबी दलीलें पेश की गई थी। इसके साथ साथ जो पत्रकार थे लखनऊ के जिन्होंने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने भी आजम खान की जमानत अर्जी का विरोध किया था। उनकी तरफ से भी कई वकील यहां पर खड़े किए गए थे और बाद में आजम खान की दलीलों को, आजम खान के वकीलों ने जो दलीलें पेश की उससे कोर्ट ज्यादा संतुष्ट नजर आई और ये कहा है कि आजम खान को जमानत इस मामले में दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और शिकायतकर्ता की तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी, जो बहस की गई थी, कोर्ट ने उसे बहुत ज्यादा मुफीद नहीं माना और आजम खान को राहत दी। तो एक बड़े मुकदमे में आजम खान को राहत मिली है, जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन बात वही है कि आजम खान इसके बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी उन्हें कुछ दिन और जेल में बिताने होंगे और जो नया मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है उस मामले में उन्हें रामपुर की निचली अदालत में, जिला अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी। अगर वहां से जमानत मिलती है तो ठीक, नहीं तो उस फैसले के खिलाफ उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर से आना होगा, फिर से जमानत की अर्जी लगानी होगी और उस मामले में कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। तो अभी आजम खान के लिए बहुत राहत भरी खबर नहीं है, उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एक नया मुकदमा लगने की वजह से आजम खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनके समर्थकों को, परिवार वालों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। मोइना, सरकार ने बीच में कुछ नए तथ्य रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, कोर्ट ने समय दिया था, वो तथ्य सरकार की ओर से फिर से रखे गए थे इसी मुकदमे में और इसीलिए यह मामला थोड़ा सा और खिंचा था और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रॉन्ग कमेंट्स की वजह से आज फैसला आया है। एक बार दर्शकों को जरूर बताइए आप कि इस मामले में सरकार ने क्या नए तथ्य रखे थे और किस तरीके से उसको भी रिजेक्ट किया है कोर्ट ने आज जमानत देते वक्त।
देखिए, आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था अगस्त 2019 में, उस मामले में जमानत पाने के लिए आजम खान ने पिछले साल एक अर्जी दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की थी। पिछले साल 4 दिसंबर को ही उस जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई थी और 4 दिसंबर 2021 को ही कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इस बीच जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया, आजम खान इंटरिम बेल के लिए यानी अंतरिम जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तब जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की गई और यह कहा गया कि वो इस पूरे मामले में कुछ नए तथ्य पेश करना चाहते हैं। चूंकि मुकदमे के जजमेंट रिजर्व हुए 4.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए कुछ नए तथ्य पेश किए जाने हैं। अदालत ने इसके लिए 4 मई की तारीख तय की थी। 4 मई को उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा दाखिल हुआ था। 5 मई को इस पूरे मामले में बहस हुई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, लेकिन कोई ऐसा बहुत ठोस तथ्य नहीं था जो पिछली सुनवाई के दौरान ना आ रहा हो। और उसका जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तथ्य पेश किए गए थे उसका आजम खान के वकीलों की तरफ से विरोध किया गया और ये एतराज जताया गया कि ये सिर्फ मामले को लटकाने के लिए इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं। ये सारी की सारी बातें पहले आ चुकी हैं, यानी 2021 में जब सुनवाई हुई थी तो आ चुकी थी। सरकार की तरफ से कोई ऐसी नई बात नहीं रखी गई, एक बार फिर से जी कोई ऐसी नई बात नहीं रखी गई और इसी वजह से जमानत अर्जी मंजूर की है। आज कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। नाहिद लारी, स्वागत है आपका। क्या कमेंट है आपका, क्या टिप्पणी है जमानत दिए जाने पर शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खान को? जी बताइए, क्या हुआ आज कोर्ट में? आज कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए ये कहा है कि कस्टोडियन की जो जमीन है उसको जिलाधिकारी देख लें और उन्होंने क्लियर कर वो जो है आज की जमानत दे दिया है। किस आधार पर जमानत दी है कोर्ट ने, क्या आधार दिया था? डिटेल तो जजमेंट अभी 45 मिनट के बाद आएगा, लेकिन उन्होंने जजमेंट दे दिया है और कस्टोडियन की ज़मीन जो राज्य सरकार की है उसको डीएम से चिन्हित करने के लिए कहा है। ये बताइए कि आप लोगों की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी कोर्ट में? हम लोगों की तरफ से दलील दी गई थी कि भाई ये कस्टोडियन की ज़मीन है, उसका हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, लेकिन वो स्टे चल रहा था और वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया था, इसलिए वक्फ बोर्ड ने। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजम खान को राहत मिली है, लेकिन क्या आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे? नहीं, अभी एक मुकदमा उनके ऊपर और हो गया है, इसलिए इस जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो क्या करेंगे अब, आगे का कदम क्या होगा आप लोग? अब कल सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ, देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या निर्णय लेते हैं। नया मुकदमा दाखिल किया गया है, क्या उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा आजम खान की तरफ? ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ही फैसला करेंगे। ये बताइए, आप लोगों का क्या उम्मीद थी कि आज हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी? यहाँ पर जमानत हो ही गई हाई कोर्ट से, जमानत हो गई है, आप लोग ने जमानत दे दी है, क्या कुछ कहा है? क्या कोई ऑब्जर्वेशन भी दिया है कोर्ट ने? नहीं, कोर्ट ने तो ये कहा कि जो कस्टोडियन की जमीन है उसको डीएम जो है चिन्हित करें। जमानत दे दी है और कोई शर्त नहीं लगाई है, कोई भी शर्त नहीं लगाई है, बिना शर्त जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए, इंतरिम जमानत देते हुए ये कहा है कि जो जिलाधिकारी जो कस्टोडियन की ज़मीन है उसको चिन्हित कर लें, इतना ही ऑपरेटिव पोर्शन में दिया है। अब डिटेल जेल में चूंकि एक मुकदमा और हो गया है, इसलिए इससे जेल से बाहर नहीं आएंगे। जो नया मुकदमा दाखिल हुआ है उस मामले में क्या करेंगे? दूसरा जो मुकदमा हुआ है वो मुकदमा जो है स्कूल का है, उसमें प्राइमरी अलग है, नर्सरी अलग है और बड़े क्लासेस का अलग है, जैसे यहाँ सेंट जोसेफ है, उस सब का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो राज्य सरकार का कहना है कि एक ही ज़मीन पे 3 स्कूल चल रहे हैं और 3 रजिस्ट्रेशन कराया है, ये गलत है। इसी पे उन्होंने मामले में आप लोग पहले निचली अदालत जाएंगे, वहां जमानत अर्जी दाखिल? अब ये तो हम लोग अभी बैठ करके फैसला करेंगे। किस तरह का है? नहीं, ऑफेंस तो उन्होंने 420, 120, 20, 467, 347 सब बनाया है। तो क्या इस मुकदमे के रहते जेल से बाहर आना संभव है? नहीं, ये बताइए बड़ी खबर, आजम खान के वकील की बात अभी आप सुन रहे थे
वो भी मानते हैं कि आजम खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और मोइन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। मोइन, जी बिल्कुल, देखिए जो बातें हम लोग कह रहे थे, एबीपी गंगा बार बार कह रहा था, वही बातें आजम खान के वकील कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने दोहराई। उन्होंने बताया कि आजम खान को जमानत मिल गई है और बिना शर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है, बिना शर्त आजम खान को जमानत दी है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और उन्हें अभी कुछ और दिन जेल में रहना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आजम खान को जमानत मिल गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़े विवाद में जमानत मिली है और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो रामपुर के डीएम हैं वो इस पूरे विवादित जमीन के मामले में पड़ताल करेंगे कि वो एनिमी प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति है या फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और उस जमीन का क्या किया जाए, किसकी माना जाए, शत्रु संपत्ति माना जाए या वक्फ बोर्ड की जमीन माना जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि आजम खान को राहत मिली है। कोर्ट ने रामपुर के डीएम को जमीन विवाद सुलझाने के लिए कहा है, लेकिन इसके बावजूद आजम खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में अभी उन्हें जेल में रहना होगा। और आजम खान के वकीलों की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जो नया मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि जेल में डालने की एक तरीके से ये सियासी साजिश है जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि उन्हें जेल से बाहर आने दिया जाए। इस तरीके की बात, इस तरीके के दावे आजम खान के वकील की तरफ से कहे गए हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है मोइन, हमारे साथ बने रहिए आप। सपा प्रवक्ता नाहिद लारी इस वक्त हमारे साथ हैं। नाहिद, क्या कहना है आपका और आपकी पार्टी की तरफ से कि ये जमानत अर्जी मंजूर हुई है लेकिन अभी जेल से फिलहाल आजम खान बाहर नहीं आ रहे हैं एक और मुकदमे की वजह से? देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर सत्ता के सारे प्रयास के बावजूद माननीय हाई कोर्ट ने अभी माननीय आजम खान साहब को की जमानत दे दी है। हमने तो 12 ही बजे इस पर इस आदेश की उम्मीद जताई थी, क्योंकि सपा का विश्वास जो है कानून व न्यायालय पर है। देरी सही, लेकिन सच्चों का बोलबाला हुआ और झूठों का मुंह काला हुआ। अब आप देखिए कि कुछ ही दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सपा विधायक आजम खान साहब के आखिरी केस के बेल पर हाई कोर्ट पर ऐसे नाराजगी जताई थी और जमानत होने का रास्ता साफ दिख रहा था। लेकिन आप देखिए, हिम्मत देखिए सत्ताधारियों की कि सत्ता के घमंड में इतना चूर हो गए कि उन्होंने अपना होश खो दिया कि जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर नाराजगी जताई उसी दिन आजम जी पर एक और फर्जी केस लगा दिया कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने। उसमें जो है बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना शामिल है, कांग्रेस की सांसद रही नूर बानो, उनका बेटा नावेद और उनका पोता हैदर। दरअसल रामपुर में जो है बीजेपी, कांग्रेस, प्रशासन और सत्ता की जो है चौगड्डी ने माननीय आजम साहब पर जो है कितने 102 फर्जी मुकदमों की छड़ी लगाई है। अब आप ये देखिए, इसी तरह का केस अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक जिग्नेश के साथ हुआ, असम में हुआ। तो कोर्ट ने तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया और आदेश की प्रति माननीय सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध के साथ भेजा कि जनहित याचिका के माध्यम से सत्ताधारियों को बदले की भावना से ऐसे कृत्य रोके जाने पर विचार करें। आप ये समझे। अब आप ये देखिए कि अगर आप रामपुर की बात करें तो रामपुर में बीजेपी और कांग्रेस दरअसल एक है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जो सांसद है नूर बानो, उनका बेटा नावेद आजम साहब के विरुद्ध जो है रामपुर से चुनाव लड़ा। आकाश सक्सेना वो कौन है, बीजेपी में मंत्री रहे, शिव बहादुर सक्सेना के पुत्र हैं, वो भी बीजेपी से जो है रामपुर से आजम साहब के विरुद्ध जो चुनाव लड़े। और ये कौन है, ये वो है जिनके ऊपर तंजीम फातिमा जी। ठीक है नाहिद, आप कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक है रामपुर में और वो सब मिलके आजम खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद सांसद एसटी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हसन साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और खबर आपको अब तक मालूम पड़ गई होगी कि जमानत मिली है शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खान को, लेकिन एक और मुकदमे की वजह से और उसका वारंट तामील कराए जाने की वजह से फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपका कमेंट क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हम शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट के जी। अल्टीमेटली जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है हम उसका सम्मान भी करते हैं। भले से देर से हुआ लेकिन फैसला सही हुआ है और आजम खान
के साथ हम सब लोग खड़े हुए हैं। पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी है। जी, पार्टी खड़ी है। देखिए, अभी पार्टी प्रवक्ता बात भी कर रही थी और वो कह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस रामपुर में एक साथ मिलकर आजम खान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये जो टेक्निकल मामला खड़ा हो गया स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें 420 और 120 की धाराएं लगाई हैं। अभी आजम खान के वकील साहब बता रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे? देखिए, उन पे तो बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी, ये सब मामले भी लगाए गए। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा आजम साहब के साथ और वो जेल से जल्द बाहर आएंगे। जी, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो नया मामला है, इसमें भी कोर्ट की तरफ से राहत मिलने वाली है आजम खान को और समाजवादी पार्टी को? यकीनी तौर पर उनको राहत कोर्ट से मिलेगी, क्योंकि ये मामला पुराना था। आजम साहब का नाम तो इसमें बाद में जोड़ दिया गया। जी, अब ये वकील लोग बताएंगे इसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं। जी, और कोर्ट हमेशा इंसाफ करता है और इंसाफ से काम लेगा, हमें पूरी उम्मीद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सांसद महोदय हमसे बातचीत करने के लिए। ये बड़ी खबर, आजम खान को जमानत मिलने पर बोले हैं सपा सांसद एसटी हसन। उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने इस बेल का स्वागत किया है, कहा है हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आजम खान जेल से बाहर आएंगे और कोर्ट पर उन्होंने भरोसा जाहिर किया है। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बेल कैसे दी गई है। मोइन, लेकिन ये वाकई एक निराशा की बात है आजम खान कैंप के लिए कि आज जिस जमानत का वो इंतजार कर रहे थे और जिस जमानत की उम्मीद जागी थी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त लहजे में की गई टिप्पणी के बाद से कि इतने दिन तक जमानत न मिलना, 137 दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मुझे याद है 137 दिन तक न्यायालय का आदेश न देना, न्याय का मखौल उड़ाना है। तो इस टिप्पणी के बाद से जो आजम खान कैंप में एक राहत भरी खबर थी कि कुछ हो सकता है उनके फेवर में या राहत मिल सकती है आजम खान को, वो नहीं मिलेगी जमानत के बाद भी, क्योंकि एक वारंट तामील कराया जा चुका है और धाराएं भी उसमें बड़ी हैं। उसमें 420 और 120 की धाराएं, जैसा कि उनके वकील साहब बता रहे थे। तो ये तो तकनीकी पेचीदगी और गहरी दिखाई दे रही है। मोइन, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो जैसा आजम खान के वकील ने साफ कर दिया है कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह पक्ष रखा जाएगा कि अगर आजम खान को यह जमानत पहले मिल जाती तो वो जेल से बाहर आते, क्योंकि जो नया मुकदमा है वो सिर्फ 3 दिन पहले लिखा गया है और वो नया मुकदमा नहीं है। वो मुकदमा 2 साल पहले दर्ज हुआ था, साल 2020 में दर्ज हुआ था, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। बाद में जब जांच हुई तो जांच में इस मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम शामिल किया गया था और जो बीजेपी के नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने मांग की थी कि इस मामले की दोबारा जांच कराई जाए। जब दोबारा जांच हुई है तब उस मामले में जाकर के आजम खान का नाम बढ़ा था। आजम खान का नाम 3 दिन पहले बढ़ा है, तकरीबन 2 साल की जांच के बाद। तो ऐसे में आजम खान के वकील जो ये दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कल ये बात रखी जाएगी कि अगर मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर पहले फैसला आ जाता तो आजम खान जेल से बाहर होते, शायद वो पैरवी कर रहे होते अपने मामलों की और उनके खिलाफ नया मुकदमा ना दर्ज हुआ होता। साफ आरोप है कि सियासी साजिश के तहत नया मुकदमा आजम खान के खिलाफ दर्ज किया गया है ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। कुछ लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आजम खान को इस मुकदमे में जमानत मिल जाएगी, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो आजम खान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कल सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, क्या फैसला देता है, कल का दिन आजम खान से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, यहाँ पे नेचुरल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कुछ दिनों पहले जब ये कमेंट किया था कि फैसला दिया जाए वरना हम बीच में आएंगे और 11 मई को हम सुनवाई करेंगे। लेकिन ये इसकी शर्त ये थी कि फैसला ना आए इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। अब जबकि आज फैसला दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उस मामले में जमानत भी दे दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा इन हालात में भी कि तब जब आज जमानत मिल चुकी है आजम खान को?
देखिए, कल सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में होगी। कल जो बेंच है वो बैठेगी, उसके सामने ये मामला रखा जाएगा और उसके बाद जो सरकार के वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी जाएगी कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला सुना दिया है। आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन आजम खान के वकील उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। और जो नए तथ्य आए हैं, जो नए डेवलपमेंट हैं, एक तो कि आजम खान को 87वें मामले में जमानत मिल गई है और दूसरी अहम बात यह कि आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले ही एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये इस मुकदमे में नाम 2 साल के बाद शामिल किया गया है। री इन्वेस्टिगेशन के बाद आजम खान का नाम इस मुकदमे में शामिल किया गया है। तो इस बारे में आजम खान के जो वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पूरे मामले में दखल देता है, कोई हस्तक्षेप करता है, कोई टिप्पणी करता है, कोई फैसला सुनाता है। जो कुछ भी होगा कल वो सुप्रीम कोर्ट में तय होगा और उसी से इस बात के संकेत भी मिलेंगे कि क्या आजम खान जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं या कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से पहले निचली अदालत में अर्जी दाखिल करनी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजम खान के देखते हैं, आप कह रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। मोइन, आजम खान के वकील, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? आज जजमेंट डिलीवरी के लिए था, जजमेंट आ गया है। आजम खान साहब को जिस मुकदमे में बेल देनी थी, हाई कोर्ट से बेल उन्हें मिल गई है। बेल में इंटरिम रिलीफ मिली है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर बेल। जब वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है हैंड ओवर कर देंगे। ये बेल में कंडीशन लगाई है हाई कोर्ट ने। अभी सिर्फ इंटरिम बेल दी है कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, उसमें कंडीशन ये लगाई है कि 30 तारीख तक जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करेंगे और वही इंटरिम बेल कंटिन्यू करेगी एज रेगुलर बेल। तो बेल दे दी है। क्या ये मामला डिस्पोज ऑफ हो गया या आगे अभी चलता है? मामला डिस्पोज ऑफ हो गया है, आगे अब नहीं चलेगा। बेल मिल गई है, हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। कंडीशनल बेल है क्या? कंडीशन भी इसमें कुछ रखी? कंडीशन लगाई है, जो रेगुलर कंडीशन लगती है बेल में, उसके साथ एक ये कंडीशन लगाई है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये कंडीशन लगाई है। ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा वो, फिर डिटेल्ड ऑर्डर हम लोग के सामने आ जाएगा। लंबा ऑर्डर है, करीब 40 पेज का ऑर्डर है। क्या आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे? एक और मुकदमा जो पिछले हफ्ते हो गया था उसमें कस्टडी ली है, परहैप्स उसके वजह से नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस मामले में अब हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन ले लिया है, उसमें बेल हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी आजम खान की तरफ से कोई बातें रखी जाएंगी? कल कुछ कहा जाएगा? वो कल होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, जैसे होगा वैसे आप लोग को पता चल जाएगा। कल पूरी जो आज की सुनवाई हुई, आज का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कल होता है वो कल बताया जाएगा। अच्छा, जो नया मुकदमा दाखिल हुआ है उस मामले में क्या जमानत के लिए अब आप लोग निचली अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे? अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होगा उसके बाद तय करेंगे कि निचली अदालत में हमें करना है या सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ मिलेगी। मतलब कल सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए प्रेयर की जाएगी आजम खान की तरफ? ठीक है, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम साहब जुड़ गए। प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद कृष्णम जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। आचार्य जी, ये फैसला आ गया है, आजम खान साहब को जमानत दे दी हाई कोर्ट ने, लेकिन एक और मामला है, उसकी वजह से भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप, चूंकि आप तो मिलकर आए हैं, आप उनसे जेल में मिलकर आए हैं, इसलिए आपकी टिप्पणी बहुत मायने रखती है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत के अंदर न्यायपालिका और एक संविधान की व्यवस्था कायम है। अभी सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों को बेइज्जत करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनको फंसाने के लिए केस दर्ज कर सकती हैं, लेकिन अदालत में सच जीतता है। आज ये सिद्ध हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह के मुकदमे थोपे गए, लादे गए, उनसे साफ ये जाहिर होता है कि वो मुकदमे झूठे हैं। क्योंकि बकरी चोरी का मुकदमा, मुर्गी चोरी का मुकदमा, शराब की बोतलें चोरी का मुकदमा, 100 गज जमीन कब्जाने का मुकदमा, मतलब 80-82 मुकदमे उन पे लगाए गए और उनको बहुत परेशान किया गया, उनके साथ जाती हुई। लेकिन
अंत में सत्य की जीत हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि आजम खान साहब को माननीय उच्च न्यायालय ने आज जमानत दी है, तो मैं इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और आजम खान साहब को मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि वो बाहर जल्दी आए, अपने बच्चों से मिलें और अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को दोबारा से शुरू करें। लेकिन आचार्य जी, अभी फिलहाल वो जेल में ही है क्योंकि एक मामले में उनका नाम जोड़ दिया गया है। आप कह रहे थे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजम खान की साइड सत्य की साइड है, तो अभी तो फिलहाल वो और परेशान रहेंगे क्योंकि जेल में रहना होगा उनको अभी थोड़े दिन। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो आदमी 2.5 साल से जेल के अंदर बंद है और जिस पर 82 मुकदमे दर्ज हैं, तो 2.5 साल के अंदर जैसे ये पता चला लोकल पुलिस प्रशासन को कि भाई उनकी जमानत होने जा रही है, तो फिर एक मुकदमा लाद देना, ये क्या जाहिर करता है? हम लोग भले ही कानून के इतने बड़े जानकार ना हों, लेकिन समझ में तो आती है बातें कि जो आदमी 2.5 साल अंदर है, जब उस पर मुकदमे लादे गए थे तो भाई तब आप कहाँ थे? फिर जब आपको पता चला कि जमानत होने जा रही है फिर एक मुकदमा लाद दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस पर माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय संज्ञान लेगा और आजम खान के साथ जो व्यवहार हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो दुश्मनी का व्यवहार किया गया है, उस पर भी मुझे लगता है कि उन्हें भी सोचना चाहिए। और मैंने तो जब उनसे जेल में मिलने गया था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त की थी, मीडिया के मार्फत, मीडिया के माध्यम से मैंने आग्रह किया था कि साधु के राज में, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक सन्यासी हैं, एक साधु हैं, एक योगी हैं, एक साधु के राज में, एक साधु की सरकार में निर्दोष व्यक्ति पे जुल्म नहीं होना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति पर जो बेगुनाह है उस पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मैंने तो ये निवेदन किया था। खैर, अब हुआ ये है कि हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, मैं इस पर बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ। वो अपने घर वालों से मिलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब मैं जेल में मिलने गया था तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप कराएं, ईश्वर उनको अच्छी सेहत दे, और यही दुआएं करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। जी, अब आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही थी अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, वो ये कह रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी की सांसद है नूर बानो रामपुर की, उनके बेटे भी इन्वॉल्व हैं, उनके बेटे भी भाजपा नेताओं के साथ मिलकर आजम खान साहब को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह जी की नहीं हुई तो आजम खान साहब की क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये उनका अपनी पार्टी के अंदर का मामला है। मगर ये बात पक्का है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का एक संदेश लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने गए थे, जिन नेताओं से मिलने से आजम खान साहब ने मना कर दिया था। तो इसमें किसी और के कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती है। समाजवादी पार्टी अगर आजम खान के साथ खड़ी होती तो कोई तो मूवमेंट करती देश में। आजम खान कोई छोटे मोटे नेता हैं, 10 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। आजम खान की सच्चाई पर और ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आजम खान से जो नाराज कोई अगर उनका विरोधी भी है, वो भी ये नहीं कह सकता आजम खान ने कभी बेईमानी की है। लेकिन ऐसे नेता के ऊपर जब ये मुकदमे लादे जा रहे थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी थी, समाजवादी पार्टी कहाँ थी? तो ये सवाल तो उठेंगे, मगर बेहतर ये होगा कि जब आजम खान बाहर आएंगे तो इन सवालों के जवाब वो खुद देंगे। अच्छा, आजम खान बाहर आएंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, बाएं फैलाए? देखिए, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वागत क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस पार्टी कोई आजम खान की दुश्मन थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके साथ खड़ी होती है, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। तो मैं इस बात को अभी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं हमेशा सियासत में जिंदा रहती हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आजम खान साहब पहले बाहर आए, अपने बच्चों से मिलें, अपने साथी सहयोगियों से मिलें, जिन लोगों ने उनकी मदद की है वो उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद कोई बात जो कहेंगे तो मैं समझता हूँ आजम खान साहब कोई किसी के कहने और किसी के सुनने या किसी के समझाने से थोड़े कुछ बोलेंगे। वो जो फैसला लेंगे वो फैसला अपने आप लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम
हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी टिप्पणी न सिर्फ करने के लिए बल्कि बताने के लिए कि आपके क्या विचार हैं और क्या हो सकता है, कांग्रेस पार्टी किन संभावनाओं की तलाश कर सकती है, उसका भी संकेत दे रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां पर। और मोहम्मद मोइन के पास वापस चलते हैं। मोहम्मद मोइन लगातार हमें बता रहे हैं कि यह जमानत का फैसला किस तरीके से आया है, कोर्ट ने क्या कहा है, वो वहां पर मौजूद वकीलों से भी बात कर रहे हैं और इसके तकनीकी पक्ष भी आपके सामने रख रहे हैं इस जमानत के जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां को दी है। एक बात बहुत साफ है मोइन, अभी आप जब आजम खां के वकील से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बहुत साफ कर दिया कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कल की सुनवाई ये जो नया मुकदमा हुआ है और जिसकी वजह से आजम खां जेल में है अभी भी और रहना होगा उनको, उस पर भी आजम खां के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इस बारे में और क्या आपको इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई है मोहित? देखिए, जो बातें आपसे कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे राजेंद्र जी, ठीक वही बातें आजम खान के वकीलों की तरफ से भी कही गई। आजम खान के वकील ने साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल करने से पहले कल वो लोग सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे और कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को यह जानकारी दी जाएगी कि आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुना चुका है और अंतरिम जमानत आजम खान की मंजूर की गई है। ये फुल जमानत नहीं है, पूर्ण रूप से ये जमानत नहीं मिली हुई है, अंतरिम राहत मिली हुई है आजम खान को। तो इस मामले में इसके बाद जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है 3 दिन पहले, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की जाएगी आजम खान की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि जब आजम खान की तरफ से ये दलील रखी जाएगी, ये बात रखी जाएगी कि सियासी वजहों से जेल में रखे जाने के लिए उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया है, तब क्या सुप्रीम कोर्ट उस मामले में दखल देता है, कोई हस्तक्षेप करता है या नहीं करता है। तो सुप्रीम जो आजम खान के वकील हैं वो भी कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा उसके बाद आजम खान का जो खेमा है वो आगे की रणनीति तैयार करेगा कि किस तरीके से कानूनी तौर पर बचाव करना है, क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी है और जेल से बाहर लाए जाने के लिए क्या इंतजाम किए जाने हैं, किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जानी है। तो कल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में रहेंगे। कल सुबह के वक्त ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी करता है, क्या कुछ कहता है और आजम खान के खिलाफ जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है क्या उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई दखल देता है, किसी तरीके का हस्तक्षेप करता है या नहीं करता है। तो आजम खान खेमे को कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार है और कल होने वाली सुनवाई के बाद ही आजम खान के जो समर्थक हैं, जो उनके वकील हैं, वो आगे की रणनीति तय करेंगे। ठीक है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी कि कल सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करता है तो उसमें क्या कहा जाता है, आजम खान के वकीलों की ओर से क्या मामला उठाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी क्या राय व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन, इस खबर पर बहुत विस्तार से हर एक पक्ष, हर एक पहलू हमारे दर्शकों को बताने के लिए, खबर बताने के लिए, उसके मतलब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।